में प्रिंसिपल और एजेंट की कंसिडरेशन पड़ी थी। अब हम मजीद एक कुछ एरियाज कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ का नेट चूंकि रिलायबल नहीं है, कराची में हूँ मैं, और यहाँ का नेट चूंकि रिलायबल नहीं है, तो अगर कुछ इशू हो तो मुझे फौरन चैट में लिख देना या मैसेज पे रोकना या व्हाट्सएप कर देना, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो हमने हम कंसाइनमेंट सेल्स पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, हमने कंसाइनमेंट सेल्स का कवर नहीं किया था। तो आज और कल की जो क्लास है इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हम लोग मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर करेंगे। When an entity delivers a product to another party, such as dealer or distributor for sale to end customers, an entity shall evaluate whether that other party has obtained control of the product at that point in time. ठीक है। अब देखो, आप किसी भी सप्लाई चेन को देखो। ठीक है, सप्लाई चेन मालूम है क्या होता है? सप्लाई चेन मालूम है क्या होता है? हाँ सर। यार मसला आप बताऊं क्या सीए में, जो चीज पढ़ाने की होती है ना वो नहीं पढ़ाई जाती। जैसे आप लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आप लोगों को काफी इंडस्ट्रीज पढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोगों को लेटर ऑफ क्रेडिट की पूरी जो ट्रीटमेंट होती है वो नहीं पढ़ा रहे होते। आप लोग को सप्लाई चेन का मतलब नहीं पता होता। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हालांकि आपको मैं सीरियसली बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी इंडस्ट्रीज में ऐसे हैं जो सप्लाई चेन की तरफ जाते हैं। देखें, जब भी एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री कौन चलाते हैं? मैन्युफैक्चरर चलाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री चलाता है, लेकिन हमेशा उस मैन्युफैक्चरर के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो उन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वो अपनी वैल्यू चेन यानी अपनी फैक्ट्री, अपनी प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी को मद्देनजर रखता है, और इसके अंदर हमेशा ये सलाहियत नहीं होती कि वो कस्टमर तक गुड्स पहुंचा सके। इसके लिए वो एंगेज करता है डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो उसका माल कस्टमर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ये लोग भी बल्क में बेच रहे होते हैं, ये लोग भी डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बेच सकते। फिर ये लोग किसको बेचते हैं? ये लोग बेचते हैं रिटेलर्स। आप ये सप्लाई चेन के बारे में बीएमएस में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस सप्लाई चेन के बारे में बीएमएस में पढ़ेंगे। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरर ने किसको गुड्स दिए? डीलर्स को दिए, क्योंकि वो खुद तो कस्टमर्स को बांट नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल रहा है कि मैं तो बल्क में बेचूंगा, मैं ये नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं बेचूंगा। वो किसको देता है? रिटेलर्स को देता है। रिटेलर्स एंड में जाके कस्टमर को वो गुड, कंज्यूमर को वो गुड पहुंचा देते हैं। कस्टमर तो देखें, इनमें से हर एक जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल डीलर फैक्ट्री का कस्टमर है, रिटेलर डीलर का कस्टमर है, लेकिन जो एंड में उस गुड को खत्म करेगा ना कंज्यूम करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। अच्छा, ये जो जितनी भी बीच में ये जो लिंक्स आ रहे हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, ये होती है सप्लाई चेन। अच्छा, कंसाइनमेंट में वो क्या कह रहा है? व्हेन एन एंटिटी डिलीवर्स अ प्रोडक्ट टू अनदर पार्टी सच एज अ डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सेल टू एंड कस्टमर। सब समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट सप्लाई चेन में घूम रही है। वेट अ मिनट, मुझे कॉल आ रही है। अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन डिलीवर्ड टू अनदर पार्टी। अच्छा, मैं कहाँ था? सॉरी, कॉलें बहुत आती है मुझे, सर हसन की तरह। खैर, हम लोग इधर आते हैं। A product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party has not obtained the control of the product. अच्छा, अब आप इसमें ये देखें, कभी कभार होता ही है कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मुझे इस माल का रिस्क नहीं लेना। तो वो क्या करता है, ये जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो माल खरीदता ही नहीं है।
अच्छा, वो माल खरीदता नहीं तो क्या करता है, वो सिर्फ एक एजेंट बन जाता है। ठीक है, या कंसाइनर बन जाता है, कंसाइनी बन जाता है। ठीक है, ये कंसाइनर होगा और ये कंसाइनी होगा। अच्छा, सॉरी, कंसाइनर। अच्छा, अब कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट में ये होता है कि फैक्ट्री अपना माल डीलर को देती है और डीलर को कहती है कि तुम इसको ऑनवर्ड सेल करो और मैं तुम्हें इसका कमीशन दूंगा। यानी एक एजेंसी टाइप की अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें माल का, एजेंसी थोड़ी एक वाइडर टर्म है, कंसाइनमेंट एक थोड़ी लिमिटेड टर्म है। कंसाइनमेंट गुड्स की होती है ज्यादातर, एजेंसी और भी चीजों में हो जाती है, रिटेल में भी होती है, रियल एस्टेट में भी होती है, एंड अदर एरियाज। ठीक है, तो फैक्ट्री ने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा कि आप मेरा माल ऑनवर्ड्स बेचें और आपको जो अमाउंट कस्टमर से मिले उसमें से एक अपना कमीशन रिटेन करके मुझे सारा अमाउंट वापस कर दे। अब इसमें डीलर इफेक्टिवली वो गुड्स बाय नहीं कर रहा। डू यू एग्री? क्योंकि अगर वो गुड्स बाय करता तो वो बाकायदा उसका क्रेडिट रिस्क लेता। ठीक है, बाकायदा उसमें पैसे लेने देने का रिस्क रखता कि भाई मुझे रिटेलर से पैसा कलेक्ट करके मुझे फैक्ट्री को देना है, इसके दिमाग में टेंशन होती। ठीक है, तो उस पे चूंकि वो रिस्क ले रहा है तो उस पे मार्जिन भी इसको अच्छा मिल जाता है। दैट्स अ सेपरेट थिंग, कमीशन इतना ज्यादा होता नहीं है, मार्जिन अच्छा होता है अगर वो बीच में माल खरीद के आगे बेचे। लेकिन ये माल खरीद नहीं रहा कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट में वो क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट में वो बस बीच में एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है और फैक्ट्री और रिटेलर्स को कनेक्ट कर रहा है। मुझे IFRS 15 कहता है कि डीलर, अगर फैक्ट्री डीलर के पास गुड रखवाती है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अगर फैक्ट्री कंसाइनी के पास गुड रखवाती है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका माल तो इफेक्टिवली बिका ही नहीं है। अभी तक उस माल पे फैक्ट्री का रिस्क है। अगर वो माल कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो ये जो माल का ऑब्सोलेसेंस रिस्क है, जितना भी रिस्क है, ये फैक्ट्री का है, मैन्युफैक्चरर का है। ठीक है, आ जाते हैं। A product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party has not obtained the control of the product. Accordingly, an entity shall not recognize the revenue upon the delivery of the product to another party if the delivered product is held on consignment. समझ आई या नहीं आई? तो ये चीज समझ में आई? बड़ा ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ। अच्छा, the product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the sale of the product to a customer of the dealer और until a specific period expires। हमने बोला अगर आपने इतने की गुड नहीं बेची तो अब ये आपके पास ही रहेगी, आपको इसका अमाउंट तो मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आई ये बात? ये अब मैंने आसान करके समझा दिया आप लोग को अरेंजमेंट, अब आप लोग को इतनी मुश्किल नहीं हो गया एफआईएस की वर्डिंग समझना है। द एंटिटी इज एबल टू रिक्वायर द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट और ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, सच एज अनदर डीलर। द डीलर डज नॉट हैव अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द प्रोडक्ट। यानी अब मतलब यह है कि कंसाइनमेंट में कब हेल्ड होगा, कंसाइनमेंट में कब हेल्ड होगा। तो अब सबसे पहले तो अगर मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को वापस मांग सकता है या फिर उस प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करवा सकता है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीलर के पास या कंसाइनी के पास उसका कंट्रोल ही ट्रांसफर नहीं हुआ। जब कंट्रोल ही ट्रांसफर भी नहीं हुआ तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? एंटिटी मैन्युफैक्चर क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर जो डीलर है, डीलर के पास मैन्युफैक्चर के गुड्स जमानत के तौर पे पड़े हुए हैं, डीलर के अपने नहीं है, तो मैन्युफैक्चर रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। अच्छा, इसकी एक इंडिकेशन क्या है कि मैन्युफैक्चरर डीलर को बोले कि भाई मेरे गुड्स वापस करो, डीलर मना नहीं कर सकता। डीलर ये नहीं कह सकता कि यार मैं वापस नहीं करूंगा, मैंने तो खरीद लिए। नहीं, ये गुड्स किसके हैं? मैन्युफैक्चरर के। The dealer does not have unconditional obligation to pay for the product, although it may be required to pay. डिपॉजिट से नहीं होता मसला, लेकिन कोई अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन नहीं है डीलर की। ठीक है जनाब, एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत आसान सी एग्जाम्पल है, मुझे लगता नहीं है एग्जाम में आएगा, लेकिन ये स्टडी टेक्स्ट में चूंकि एक ये मजे का केस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो मैं इसलिए इसको कवर करवा रहा हूँ, वरना ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में नहीं है। एग्जाम्पल, वाइटल ड्राइव सेल्स अ
vehicle on consignment to a dealer, multi-car for currency units 100,000 on 5th January 2000X1. The cost of the vehicle is 70,000. If the dealer succeeds in selling a vehicle to the customer, the dealer retains 10% as a sale commission and pays Vital Drive the difference. Multi-car sold the vehicle to the customer on 20th January 2000X1. जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहले तो जनरल एंट्री में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, आप डेट सही डालो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रेडिट एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पे डेबिट एंट्री बना लेता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पे 2000X1 की डेट डाल दो। आई एम सॉरी, ये स्क्रीन की गलती से स्टॉप शेयरिंग हो गई, मैं इसको वापस शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मुझे डेट बताएं किस डेट पे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। वाइटल ड्राइव की जर्नल्स बनाने हमें, वाइटल ड्राइव। जनाब, एंट्री बताएं, मुझे डेट बताएं पहले, तो डेट क्या होगी एंट्री की? 20th जैन। चीते लड़के हो। कंट्रोल 20th जैन को ट्रांसफर हो रहा है ना, क्योंकि डीलर को तो कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्टली किसको ट्रांसफर हुआ है? कस्टमर को हुआ है। तो 20th जैन को एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रेवेन्यू कितना बुक होगा। रेवेन्यू कितना बुक होगा? 90%। वाह यार, मैंने एजेंसी में कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, रेवेन्यू फुल पे बुक होता है। प्रिंसिपल हमेशा रेवेन्यू फुल अमाउंट पे बुक करता है, और जितना कमीशन होता है ना वो सेलिंग एंड मार्केटिंग में डाल देता है। ठीक है, यहाँ कॉस्टिंग नहीं पढ़े हो आप लोग। कॉस्टिंग में आप बेशक डालो 90% रेवेन्यू, कोई मसला नहीं है। कॉस्टिंग मैनेजमेंट के पर्पस के लिए होती है। यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें शेयर होल्डर्स को देना होता है। शेयर होल्डर्स को देने के लिए हमें कंसिस्टेंसी दूसरे अकाउंट से इंश्योर करनी पड़ती है, और हमें आईएफआरएस के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो भाई तुम जिस तरीके से चले जाओ कोई मसला नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का अलग मेथड होता है। तो मैं 100% रेवेन्यू निकाल रहा हूँ सर। पहले तो मैं रेवेन्यू बुक कर लेता हूँ। रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? ये रुपीज नहीं है, कौन से यूनिट से, ये पाकिस्तान आने का असर है। 100,000। मुल्क से बाहर होता तो हमेशा मैं तुम लोग को US डॉलर की एग्जांपल देता हूँ, यहाँ का पाक रुपए की एग्जांपल दे रहा हूँ। खैर, रिसीवेबल, रिसीवेबल फ्रॉम डीलर कितना होगा? 90,000। क्यों? क्योंकि ये 100,000 कमीशन वो खुद रिटेन करेगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। जी, तो 90,000 का यहाँ पे। अच्छा, ये जो 10,000 की बैलेंसिंग फिगर है, ये मैं कहाँ डालूंगा? इसकी क्या बनेगा? जीएल। कोई भी जीएल बना दो यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दो। सेलिंग कॉस्ट, सही है। सेलिंग कॉस्ट तुम्हारी बिल्कुल सही है, जवाब मैं इसको कमीशन एक्सपेंस लिख रहा हूँ। जीएल का तो तुम कुछ भी नाम रखो, कुछ भी नहीं होता, तुम्हें एफएस में इसको सही जगह क्लासिफाई करना है। ठीक है, तुम इंडस्ट्री जाओगे ना, तो इंडस्ट्री में तुम्हें जीएल हर तरह के मिलेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन तुम्हें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मैपिंग होती है और फिर क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तुम कोई भी एंट्री पास करोगे तो तुम्हें एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। अच्छा, अब आ जाए हम लोग, ये जनरल एंट्री पास हो गई सर। कॉक्स की बाकी है जनरल एंट्री, कॉक्स की। हमारे पास क्या एंट्री बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। सर, रेवेन्यू के चैप्टर में बहुत से लोग कॉक्स की एंट्री पास करना भूल जाते हैं, इवन मैं पढ़ाते हुए भूल जाता हूँ। एग्जाम में ध्यान रखना। कॉक्स की क्या एंट्री बनेगी? 70,000 डेबिट कॉक्स, 70,000 क्रेडिट इन्वेंट्री। हम अज्यूम करें परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट।
अच्छा, entities obviously incur costs in connection with their contracts with customers. These costs can be split into two types: cost to obtain the contract and cost to fulfill the contract. यानी एक तो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की कॉस्ट होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की कॉस्ट होती है। अब इसकी मैं पूरी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कंसल्टिंग में काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कंसल्टिंग में काम, अब कंसल्टिंग का काम क्या होता है? कंसल्टिंग में बहुत सारी फील्ड होती हैं। उनमें से एक फील्ड होती है कि आपको कंपनी के बिहाफ पे बिड बनानी है, ठीक है। और आपने बिड जाके किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करनी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेंडर्स लेते हैं, उनको टेंडर प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। उनसे टेंडर मांगना पड़ता है। कंसल्टिंग तो होता क्या है कि कंपनीज है ना, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो टेंडर्स को बेच सके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी खतरनाक है होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कंसल्टिंग्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास, और उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारी बिड बना के दो उनको, और ये कि हमें बिड जितवा दो। अच्छा, उसमें वो लोग क्या कहते हैं कि भाई आपको रिटेनर, आपको जो फी मिलेगी ना बिड बनाने की, वो मिलेगी $80,000, ठीक है। और सर आप इस पे हैरान नहीं होइएगा, ये इतनी चार्ज होती है फी यूएस में, ठीक है। यहाँ पे कराची में तो कंसल्टिंग का कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन बाहर प्रॉपर बिड्स बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे $80,000 के हमने क्या दे दी, फी दे दी। ये फिक्स फी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट जीते या नहीं जीते। अच्छा भाई, फिर आपका, आपके फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी जाने के प्लेन की टिकट्स करवाते हैं इनकी, वो तकरीबन $2,000 पड़ जाते हैं इस पे, ठीक है। ये एयरलाइन टिकट्स करवा रहे होते हैं हम कंसल्टेंट्स की, ताकि वो वॉशिंगटन डीसी जाकर वो हमारा प्रोजेक्ट बेच सकें। फिर एयरलाइन टिकट के अलावा हमारे पास क्या होता है? एयरलाइन टिकट के अलावा हमारे पास खाना, होटल के खर्चे होते हैं। इनको इनको डोनाल्ड ट्रंप का होटल दिया हुआ है, ठीक है, महंगा वाला होटल है, ठीक है। होटल भी मिल गया, प्रेसिडेंशियल सूट में रुकवाया हुआ है हम लोगों ने इनको, होटल, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है बोनस। अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, इनको बोनस मिलेगा, लेकिन ये किस पर कंडीशनल है? कॉन्ट्रैक्ट जीतने पर। अब ये जितनी भी कॉस्ट होंगी ना, मुझे IFRS 15 कहते हैं ये सब कॉस्ट है, ये सीधा एक्सपेंस आउट होगी, ठीक है। लेकिन ये जो बोनस है ना, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेन है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीते तो आपको ये कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्ट की बात आ जाती है। देर आर फ्रीक्वेंटली कॉस्ट इनकर्ड टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, लीगल कॉस्ट, कमीशन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स। सम ऑफ दीज कॉस्ट, इसमें ऑल ऑफ दीज कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। Some of these costs may needed to be capitalized instead of being expense. The following cost of obtaining the contract with a customer must be capitalized, yani recognized as an asset. The incremental cost of obtaining a contract if the entity expects to recover them. ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है कि एंटिटी अगर इनको रिकवर कर, एंटिटी कहती है कि मैं ये मेरे ये कॉस्ट रेवेन्यू के जरिए रिकवर हो जाएंगे। और इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट विन होगा तो ये कॉस्ट इनकर होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट विन नहीं होगा तो तो पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल के अलावा कौन सी कॉस्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हो ना हो हमें ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन होने पर इनकर हो रही होती है। इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर देम, रिकवरी का मतलब है कि ये रेवेन्यू से रिकवर हो जाएंगे। अगर वो रिकवर नहीं हो पाएंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी, ये एक्सपेंस आउट हो जाएंगी, यानी इसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। आप इसको इस तरह समझ लें। क्योंकि देखें, एसेट क्या होता है? रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड।
जो हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इससे हम फ्यूचर बेनिफिट कोई कर ही नहीं पाएंगे तो उसका एसेट क्यों रिकग्नाइज करें। इसलिए लिखा है इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर देम इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। द कॉस्ट दैट आर नॉट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बट आर कॉस्ट दैट आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू द कस्टमर इवन इफ द एंटिटी डज नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने कस्टमर को कहा कि भाई तुम्हारी वजह से हम इतनी कॉस्ट इनकर करेंगे प्रपोजल वगैरह बनाने की, उसकी अलग फी दो हमें। तो अगर कस्टमर वो कॉस्ट हमें दे देता है, ठीक है, हम वो कॉस्ट कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं, रीइंबर्स करवा सकते हैं कस्टमर से, तो फिर भी ये एसेट रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये जो दूसरा सिनेरियो है ये मैंने इंडस्ट्री में रेयरली देखा है, पहला सिनेरियो बहुत है। एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इफ द एसेट क्रिएटेड वुड बी कंप्लीटली amortized इन अ ईयर और लेस देन द एंटिटी में एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट इंसर्ट, यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो आप इसको एक्सपेंस आउट कर दें। ये जो एमोटाइजेशन होती है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, 5-6 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अंडरपास बन रहे होते हैं, पुल बन रहे होते हैं, ये इनके लिए होती है। ठीक है, ईमार के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल है यार, तुम जाते हो, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। पंक्चर वाला है, कराची के लोगों ना, पंक्चर की एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगी। ये एक पंक्चर वाला है, ठीक है, तुम्हारा टायर बैठ गया, ठीक है, तुम बाइक को रगड़ रगड़ के गए पंक्चर वाले के पास, ठीक है, टायर 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 या पंक्चर वाले के पास। अच्छा, वहां पे एक बंदा बैठा है, उसके मुंह में गुटखा है, ठीक है, वो तुमसे थोड़ा मुंह ऊपर करके पूछेगा, भाई टायर शार्ट है, ठीक है, तुम्हारी हालत खराब होगी। तो खैर पंक्चर वाले को जब तुम दिखाते हो ना, फुल कराची केस, फुल कराची केस, तो पंक्चर वाला है ना, कभी कब अब नॉर्मली कराची में क्या होता है, नॉर्मली कराची में पंक्चर देखने के लिए तो ये लोग पैसे नहीं मांगते। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना टायर चेक कर लो, वो टायर चेक करने के लिए पैसे नॉर्मली नहीं लेता, लेकिन कुछ पंक्चर वाले हैं जो ले लेते हैं कि ये टायर चेक भी कराओ। ठीक है। अच्छा, ये जो टायर चेक कर रहा होता है ना वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन कर रहा होता है। ठीक है, और वो जो टायर चेक करने की कॉस्ट इनकर कर रहा होता है ना, वो बंदे को लगाता है, पहिया निकलवाता है। तो वो बोलता है कि यार मैं अपना बंदा लगा रहा हूँ, वो तुम्हारा पहिया निकाल के दे रहा है, सब कर रहा है, तो इसकी तो कॉस्ट लगेगी और वो कॉस्ट मैं तुमसे रिकवर करूंगा। ठीक है। तो अगर वो पंक्चर वाला हमसे वो कॉस्ट रिकवर कर सकता है, हमें वो कॉस्ट चार्ज कर सकता है, तो उस सूरत में वो जो अपने अब वो एक एडिशनल लड़का बुला के आपका टायर चेक करवाते हैं ना, उसकी भी कॉस्ट वो कैपिटलाइज कर सकता है। ठीक है। लेकिन जरूरी ये है कि ये कॉस्ट इसको एडिशनल लगी हो आपके गुड में, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने में। समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद वो बल्ला बल्ले बोलता रहे ट्यूब शार्ट है, आप लोग की हालत खराब होती रहे। खैर लेकिन वो चेक करने के तो पैसे ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एन एंटिटी इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इन सक्सेसफुली टेंडरिंग फॉर अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ यही नहीं अप्लाई कर सकते। फीस पेड टू द लॉयर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 10,000। बताओ ये फी इंक्रीमेंटल है या नहीं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है या नहीं, बताओ उस्ताद। संग कॉस्ट है भाई, कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले। ट्रैवल एंड अकोमोडेशन फीस फॉर 2 स्टाफ मेंबर्स टू अटेंड एंड प्रेजेंट द प्रपोजल, संग है। कमीशन पेड टू सेल्स मैनेजर फॉर सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करेगा तो सेल्स मैनेजर को कमीशन मिलेगा। बताओ इसका क्या केस है, कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी, एसेट बनेगा, बिल्कुल कैपिटलाइज होगी कॉस्ट। ये वाली कॉस्ट कैपिटलाइज होगी तो 5 साल के थ्रू आउट एमोटाइज होगी। डिस्क्रिशनरी बोनस पेड टू सेल्स मैनेजर फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन।
भाई चौथे का बता दो। डिस्क्रिशनरी यानी कंपनी चाहे तो दे, कंपनी चाहे तो नहीं दे, मूड के ऊपर है। कंपनी की डिस्क्रिशन पे। संक नहीं बोलेंगे, ये कंपनी का मूड होता है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कंपनी के मूड पे होता है। कैपिटलाइज नहीं होगी, सिर्फ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, इंटरनल कॉस्ट वगैरह जो भी होती है वो कैपिटलाइज नहीं होंगी। द कस्टमर हैड ऑल्सो एग्रीड टू पे फॉर द ट्रेवल एंड अकोमोडेशन फी इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन। कस्टमर बोलेगा कि यार हम आपको ट्रेवल एंड अकोमोडेशन फी देंगे, तो अब मुझे बताओ दूसरी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी अब नहीं होगी? कस्टमर बोल रहा है कि हम आपको रीइंबर्स कर देंगे ये कॉस्ट, बताएं अब। कस्टमर बोलता है हम आपको ये ट्रेवल एंड अकोमोडेशन कॉस्ट रीइंबर्स कर देंगे, अब हो जाएगी कैपिटलाइज। परफेक्ट हो गया। कर लोगे स्टडी टेक्स का क्वेश्चन? 5 मिनट दे रहा हूँ सर, स्टडी टेक्स के सवाल को पढ़ो और उसको इसको सॉल्व करो। इसलिए सही जवाब है। ठीक है। ड्राफ्टिंग मैं करा चुका हूँ, तो ड्राफ्टिंग में मैं अभी मजीद टाइम लगाऊं या नहीं लगाऊं? ड्राफ्ट करवाऊं ये? वो हम कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। Cost that an entity incurs to complete a contract must be recognized in terms of the relevant standards or in terms of this standard IFRS 15 if there is no other relevant standard। अच्छा ये क्या कह रहा है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझाता हूँ भाई, क्या है ये। मुझे बताओ, आपने कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए आपने एक मशीनरी खरीदी। ठीक है। मशीनरी खरीदी आपने, मशीन के अंदर सारी बेल्ट वेल्ट चली है एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। मतलब इस मशीनरी को किस स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रीट करोगे? IS 16। बड़ा मजे का जवाब दिया। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्रीज खरीदी है।
को किस स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रीट करेंगे? IS 2। बिल्कुल सही बात है। मैंने लाइसेंस खरीदा है, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रीट करेंगे? IS 38। अच्छा, मैं अब अगर हम लोग को ये स्टैंडर्ड मिल जाता है ना, तो मुझे IFRS 15 कहता है कि यार कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड में फॉल कर गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से करो, कैपिटलाइज। जैसे एग्जांपल है, IS 16 में हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाते हैं और उसको डेप्रिशिएट करते हैं। लाइसेंसिंग में हम लोग अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। IS 2 में हम लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, NRV, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने हमने अपनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को ट्रीट करना है। लेकिन अगर इनमें से कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, इनमें से कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लॉयर्स को हायर किया, मैंने लॉयर्स की सर्विसेज ली, ठीक है, मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया। सब कॉन्ट्रैक्टर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, सब कॉन्ट्रैक्टर किस में आ जाएगा? सब कॉन्ट्रैक्टर फिर IFRS 15 के हिसाब से इसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डील होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, हमारा काम कंस्ट्रक्शन है, और अगर हम लोग कोई सरिये और ये सब लेते हैं, वो किस स्टैंडर्ड के हिसाब से डील होंगे? बच्चों, IS 2। IS 21 कैसे डील होगा भाई, वो फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड है। If a cost is to be recognized in terms of IFRS 15, it will be recognized as an asset if the following criteria are met. The costs are directly related to a contract or an expected contract and are able to be specifically identified. ठीक है, the cost will generate or enhance the entity's resources that will be or being used to complete the contract, and the entity expects to recover those costs. ठीक है, यानी इसके अगेंस्ट मैं रेवेन्यू कमाऊंगा, कोई ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ये चीज? इफ द कॉस्ट डज नॉट मीट दिस क्राइटेरिया, इट विल बी एक्सपेंस्ड। द कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एबल टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। अगर मैं मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को रखूं जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं ला सकता। ठीक है, अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं ला सकता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देख रहे होते हैं, तो हर प्रोजेक्ट को एलोकेट करना आसान तो नहीं है ना। जो हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं वो डायरेक्टली थोड़ी रिलेट करता है, वो तो इनडायरेक्टली रिलेट करता है, उसको हम सैलरी तो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहे हैं। ठीक है, द कॉस्ट विल जनरेट और enhance द एंटिटीज रिसोर्सेज दैट विल बी और आर बीइंग यूज्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी एंटिटी की अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी इससे, और एंटिटी रेवेन्यू कमा के इन कॉस्ट को रिकवर कर लेगी। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी, और किस स्टैंडर्ड के तहत होगी? बताओ जनाब। लाइसिंग मतलब उसके साथ कम्युनिकेशन रखना, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, ताकि हम सुटेबल क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंश्योर कर सकें। लाइसेंस की कॉस्ट IS 38 है। सही परचेज है। ऑफ मशीन IS 16 है। कम्युनिकेशन की कॉस्ट बाकी दो कॉस्ट पर हम लोग ये तीन कंडीशन देखेंगे। लाइसिंग विद द कस्टमर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेट करता है। जो लाइसिंग विद द कस्टमर है, वो कंपनी की रिसोर्सेज को इनहेंस करते हैं, इनहेंस करता है। नहीं करता? करता है भाई, क्वालिटी इंप्रूव होगी इससे, आउटपुट की। ठीक है, कंपनी की नॉलेज इंप्रूव होगी। ठीक है,
और एंटिटी इस कॉस्ट को एक्सपेक्ट भी करता है। आपने थर्ड पॉइंट हमेशा अज्यूम करना है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, सर ये भी कैपिटलाइज होगी, ठीक है। एक्सपेंस आउट कब होगी ये कॉस्ट? जैसे जैसे हम रेवेन्यू डिलीवर करते जाएंगे। लेकिन ये फुल टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट है ना, इंसिडेंटल है। इस कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से इनको वेजेस मिल रही है ना, जो चूंकि ये लोग फुल टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एलोकेटेड है। अच्छा सर, एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन का क्या सिनेरियो है? सर मुझे यहाँ पर एक सवाल पूछना है। वो लीज में हमने एक कॉस्ट पड़ी थी, मैन्युफैक्चरर डीलर जो होता है वो अगर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कॉस्ट डालता है तो उसको आईडीसी में नहीं बनाते, वो क्या है वो वाला सीन आप बता दें। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है ना, वो फाइनेंसिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है। फाइनेंसिंग में जो एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है ना, वो आपके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से एडजस्ट होती है। डू यू रिमेम्बर? तो नॉर्मल लेसर जो होता है ना, वो आपका फाइनेंसियर होता है। तो वो जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो भी इसी से इफेक्ट होता है। समझ आई? देखो, वो तुमसे पेमेंट्स में रिकवर करता है ना वो कॉस्ट। तो जब वो पेमेंट्स कम कर देगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, आपकी कमाई भी कम हो जाएगी। सही है? तो ये जो आपकी आईडीसी होती है ना नॉर्मल लेसर में, वो आपके रेट में ही एडजस्ट हो जाती है। लेकिन मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है ना, वो धंधा कर रहा होता है, फाइनेंसिंग नहीं दे रहा होता। यानी आप ये देखो कि जो नॉर्मल लेसर है वो IFRS 9 का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है आइडियली। मैन्युफैक्चर डीलर लेसर IS 2 का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। वो सिर्फ आपको क्रेडिट दे रहा है, लंबा वाला, जिसमें आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उस सूरत में जो आपका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, वो आपके एक्सपेंस आउट हो जाए। वो धंधा कर रहे हैं, और धंधा करने में जो कॉस्ट आपकी इंकर होगी वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती है, एज अगेंस्ट द फाइनेंसिंग। नॉर्मल लेसर फाइनेंसिंग दे रहा होता है, तो उस दौरान जो कॉस्ट इंकर हो रही होती है वो आपके इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में एडजस्ट हो जाती है। आ गई समझ? वो आपके जी IRR सर से। समझ आ गया। ठीक है सर। amortization of capitalized costs, costs that are recognized as an asset will need to be amortized, expensed over a period of time using a method that reflects the transfer of the related goods or services to the customer। ठीक है, जिस जिस तरह मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज करता जाऊंगा, अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, मैं 30% रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट को भी मैं 30% ही एक्सपेंस आउट कर दूंगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा मैं कॉस्ट में, उसी एसेट को मैं एक्सपेंस आउट करता रहूंगा। यानी मेरे पास एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट, ठीक है। इस तरह मेरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एमोटाइज हो जाएगी। अब हमारे पास ये आखिरी टॉपिक है, दैट इज द रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया, पिछले को गो थ्रू करो। मैं 2 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट।
चले सर, हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम पहला सवाल क्या पूछते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखिए दो तरह से सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और सेटिस्फाइड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एट अ पॉइंट इन टाइम में हमने इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल पढ़ लिए, याद है ना आप लोगों को, हमने इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल पढ़ा, हमने बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम लोग अपना सिलेबस देखें तो हमारे पास क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, तीन क्राइटेरिया के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। अच्छा, वो तीन क्राइटेरिया का है क्या है? सबसे पहले तो डज द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स। यानी मैं जैसे जैसे परफॉर्म करता जाऊं, कस्टमर साइमल्टेनियसली उसी स्पॉट पे उसका बेनिफिट रिसीव और कंज्यूम करता जाए। तो पहली तो मेरी सेटिस्फेक्शन ये हो गई, यानी इस सूरत में मैं अपने रेवेन्यू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी में मेंटेनेंस सर्विसेज होती है, तो मेंटेनेंस सर्विसेज आपको थ्रू आउट द पीरियड दी जा रही होती है। ठीक है, या आपको फॉर एग्जांपल इंटरनेट कवरेज सर्विसेज दी जा रही होती है, केबल वाला होता है, केबल वाला आपको थ्रू आउट द मंथ सर्विसेज दे रहा है, उसके यूजेज पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपको थ्रू आउट द मंथ आपको उसकी यूसेज दे रहा होता है थ्रू आउट द मंथ। तो जैसे जैसे आपको वो सर्विसेज मिल रही होती हैं, आप उसका बेनिफिट कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में इंटरनेट जो आपको मिल रहा है उसका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज होगा। समझ रहे हो कुछ? तो समझ में आ रही है? ज्यादातर सर्विसेज में होता है, मेंटेनेंस सर्विसेज, इंटरनेट कवरेज सर्विसेज। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपको 4000 MB मिले हुए हैं और आपका जो यूजेज है वो MB के इस्तेमाल पर डिपेंड करता है, तो उस सूरत में आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज होगा? आपको 4000 MB मिले हुए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप MB इस्तेमाल करेंगे, तो MB आपका इस्तेमाल करना एक्चुअली उस टेलीकॉम कंपनी की परफॉर्मेंस है। आपका MB इस्तेमाल करना उस टेलीकॉम कंपनी की परफॉर्मेंस है। टेलीकॉम कंपनी के टावर्स लग रहे हैं इसमें, टेलीकॉम कंपनी के 4G नेटवर्क्स लग रहे हैं इसमें। ठीक है, जो इसने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है वो परफॉर्म करता है, तब जाके आपको MB कंज्यूम कर सकते हैं आप। ठीक है, तब जाके आप MB कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो आपको इंटरनेट सर्विस दे रहा है, आप उस इंटरनेट सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप MB के बेसिस पर आप अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, आप इक्वल स्ट्रेट लाइन मेथड पे नहीं करना। जब एक्सपायर हो जाए तो फिर फुल रेवेन्यू बुक कर लो, वरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी ग्रेजुअली हो रहा है ना। आप जैसे जैसे MB यूज करते हो, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा हो, टेलीकॉम कंपनी अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रही होती है। डज द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट or enhance an asset, for example work in progress that the customer controls as the asset is create or enhanced। यानी ऐसा एसेट हो जिसको जैसे जैसे आप उस एसेट को बनाते जाए कस्टमर इसको कंट्रोल करता जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसी हम लोग के कंसल्टिंग के काम की एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। अच्छा, कंसल्टिंग में हमारे पास एक टाइप होती है IT कंसल्टिंग। अच्छा, उसमें होता ये है कि हमें कंपनी अप्रोच करती है और बोलती है मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, हमने बोला क्या सॉफ्टवेयर बनाना है आपने? तो उसने बोला यार मुझे अपने तमाम एंटिटी के सिस्टम्स लिंक करना है आपस में। तो हमने बोला सर इस पे ERP बनेगा। ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बनेगी। ERP तो सुना हुआ है ना ये टर्म, समझ में आता है ना ERP क्या होता है? हम उसने कहा मुझे ERP लगवाना है, तो मैंने बोला मैं आपको लगा देता हूँ, आप मुझे अपने अपनी एंटिटी का वॉक थ्रू करा लें और हम अपने सिस्टम पे आपको कोड बना के दे देंगे। तो कंपनी बोला भाई ऐसा नहीं है,
आप मेरे अपने कंप्यूटर पे अपने अपने सिस्टम्स में आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, आप मेरे अपने सिस्टम्स में कोडिंग करेंगे, आप अपने लैपटॉप्स में नहीं जाएंगे, आप अपने सिस्टम्स में कोडिंग करेंगे। हम बोलेंगे क्यों? तो कस्टमर का कंपनी कहेगी कि यार हम इस एसेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप कोड बनाते जाएं वैसे वैसे हम इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते जाएं। ये इसको पढ़ें जरा। डज द एंटिटीज परफॉर्मेंस और क्रिएट और एनहांस एन एसेट फॉर एग्जांपल वर्क इन प्रोसेस दैट द कस्टमर कंट्रोल्स एज द एसेट इज क्रिएट और एनहांस। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बन रहा है कस्टमर इसको कंट्रोल करता जा रहा है। तो ये जो कंसल्टिंग बिजनेस होगा, आईटी कंसल्टिंग होगी, वो रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा ये, अच्छा अब मैं थोड़ी सी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जांपल दूं। ठीक है, सुनना। हम लोग थे एक ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस पे ये लोग को टीचर्स के स्पेसिफिक कोर्सेज देते थे। टीचर्स के स्पेसिफिक, कुछ बड़े टीचर्स होते हैं उनके स्पेसिफिक कोर्सेज देते थे ये लोग। अच्छा, अब टीचर उसमें मटेरियल डालता रहता था। ठीक है, टीचर तो फौरन तो नहीं पढ़ा लेता ना कोई भी कोर्स, वो या तो 6 से 12 महीने लगाता है वो कोई भी कोर्स पढ़ाने में। ठीक है, तो अब हुआ ये कि इन्होंने, ये जैसे ही स्टूडेंट को एक्सेस देते थे ये लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते थे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग इस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो इनकी ट्रीटमेंट से? नहीं, क्यों? जरा मुझे माइक खोल के बताओ। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना यहाँ पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर सर्विसेज हैं तो फिर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। देखें, जैसे जैसे टीचर अपना कंटेंट डालता है बच्चा इसको कंज्यूम करता है नहीं करता। देखिए, हमें कंडीशंस के टर्म में बात करनी है, इनमें से कोई एक 3 कंडीशन होगी जो फुलफिल हो रही होगी। हम कंडीशंस के टर्म में हमेशा बात करेंगे। तो मुझे बताओ इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? फुलफिल नहीं हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की। बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये सेकंड वाली, ये कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है कस्टमर को। नहीं नहीं, एक्सेस तो इन्हीं के पास है ना, ये जब चाहे बच्चे से एक्सेस ले लें, ये भी तो हो सकता है। तो फिर ये तो साइमल्टेनियस सर्विसेज भी साइमल्टेनियस ही है। बिल्कुल पहली वाली कंडीशन, कि जैसे जैसे टीचर उस प्लेटफॉर्म में कंटेंट डालेगा बच्चा उसका फायदा उठाता रहेगा। समझ में आ रही है? अच्छा सर, ये अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेक्चर होते हैं तो फिर वो एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करते हैं क्या रेवेन्यू? यार फिर उसका मैं आपको बताऊं, मैं इस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसका बिल्कुल स्पेसिफिक चैप्टर है IFRS 15 में। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 2 टाइप्स होती है, राइट टू यूज और राइट टू एक्सेस। ठीक है, ये इन रूल्स को ओवरराइड करते हैं। ये जो एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर लाइसेंस भी जनरेट होता है हमारा, वो हो जाता है, बेशक हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किस तरह फुलफिल हो रही है? तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में जो एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का केस होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा। तो मैं अभी ये, तभी ये जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है मैं इसके ऊपर इतना जा नहीं रहा, क्योंकि जो आपको लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं ना, अभी तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के केस में फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाता। लाइव क्लासेस में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इतना केस होता नहीं है ना, वो तो आपका एसेट बना हुआ ही नहीं होता। लेकिन लेक्चर्स के फॉर्म में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जरूर होती है। समझ में आ रही है? आ जाए। Does the entity performance not create an asset with an alternative use to the entity, and does the entity has an enforceable right to payment for the performance completed to date?
अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्स है, ठीक है, ये कौन चलाता है? इलॉन मस्क चलाता है, ठीक है। स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट आया यूएस गवर्नमेंट की जानिब से कि भाई आपने मेरे लिए एक स्पेसिफिक रॉकेट बनाना है, मुझे मुझे चांद पे फर्स्ट वुमेन भेजनी है, तो मुझे एक स्पेसिफिक रॉकेट चाहिए, ठीक है, जिसमें ये लोग चांद तक पहुंच सके। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो रॉकेट है, स्पेस एक्स बना रहा है वो रॉकेट, क्या वो रॉकेट ऑल्टरनेटिव यूज पर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या आप इसको ऑल्टरनेटिव यूज में ला सकते हो या नहीं ला सकते? अर्थ के बाहर ही जाएगा भाई, और प्रैक्टिकली आप इसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कंपनी की अलग स्पेसिफिकेशन होती है, हर कंट्री की, ठीक है। आप उस पर यूएस का झंडा लगवा लोगे, कोई और बंदा थोड़ी आके ले लेगा रॉकेट आपसे। यूएस गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ना कि आप उसको रॉकेट को इस्तेमाल कर सको। तो इस रॉकेट को आप प्रैक्टिकली ऑल्टरनेटिव यूज में नहीं ला सकते। या एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, कराची की एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल एक्सक्लूसिवली। बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, इसके तकरीबन छः, ये कितने हो गए, छः, छः फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर को मिला के 7 फ्लोर, ठीक है। ये जो एक फ्लोर है ये पार्किंग का है। अच्छा अब 4 फ्लोर बन गए, ठीक है, 4 फ्लोर बन गए। अच्छा ये जब 4 फ्लोर बने, तो हमने एंट्रेंस पे ना, एंट्रेंस पे हमने एक साइन बोर्ड लगाया कि जो लोग चरस लगाते हैं उनके लिए एंट्री की फी है 100 रुपए, ठीक है। वो चुपचाप बैठ कर पार्किंग में बैठ के चरस लगा सकते हैं। ये एग्जांपल कराची की है, ठीक है, सिर्फ आप लोग को एंगेज रखने के लिए। तो अब मुझे ये बताएंगे, जो 100 रुपए की बात आ रही है, चरस बेच रहा है वो, चरस की चरसियों की एंट्री बेच रहा है, ये इस बिल्डिंग का ऑल्टरनेटिव यूज होता है। अच्छा अब कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में, ये तुम कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो वो बिल्डर बोलता है क्यों? बिल्डर, कस्टमर बिल्डर को कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस बिल्डिंग को कोई और यूज के लिए नहीं लाया जा सकता। वो फौरन से इन चर्चियों को निकालता है बिल्डिंग से और इस बिल्डिंग को साफ करवा देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, तो अब मुझे ये बताएं ये कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं? बिल्डर, बिल्डर क्या इसके ऑल्टरनेटिव यूज के लिए कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं? रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना, कस्टमर ने आके बोला तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ठीक है। पर ये जो 4 फ्लोर बने, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। यानी ये 6 फ्लोर बनने का इंतजार नहीं करेगा, हर हर फ्लोर पे वो अपना रेवेन्यू बुक करता जाएगा, ठीक है, ठीक है जनाब। अच्छा नंबर 2, एंड डज द एंटिटी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। यानी इसका मतलब ये है कि हर फ्लोर बनने पर क्या कंपनी कस्टमर से पेमेंट मांग सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर बीच में बोले कि मुझे बिल्डिंग नहीं बनवानी, तो क्या आप कस्टमर से जितने फ्लोर्स बन गए, क्या आप उतने फ्लोर्स की पेमेंट क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पेमेंट बिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी डिपेंड करेगा कि आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज हो सकता है नहीं हो सकता। अगर कस्टमर को आप बिल नहीं कर सकते, कस्टमर को आप बिल्डिंग पूरी होने पे ही बिल कर सकते हैं, और अगर कस्टमर बीच में छोड़ के चला गया तो वो आपको कंपनसेशन दे के भाग जाएगा, तो आप फिर क्या करेंगे? एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर आपको हर फ्लोर पे पेमेंट कर रहा है, तो फिर आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज कर लेंगे। आ गई समझ एग्जाम्पल? does the entity performance not create an asset with an alternative use? that alternative use की जो रेस्ट्रिक्शन होगी या तो वो प्रैक्टिकल होगी या तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। एंड डज द एंटिटी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। और एंटिटी के पास क्या ऐसा इन्फोर्सेबल राइट है जिससे वो परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए जितनी भी पेमेंट का राइट है वो क्लेम कर सके कोर्ट में जाकर।
कस्टमर दे ना दे ये अलग बात है, लेकिन क्या हम कस्टमर के भागने की वजह से हम क्या कस्टमर को कोर्ट में घसीट सकते हैं या नहीं घसीट सकते? ये इससे पता चलता है, इस कंडीशन से। ठीक है, अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल ना हुई तो मेरा रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज होगा। अच्छा, क्राइटेरिया वन, revenue is recognized over a period of time if the customer simultaneously receives and consumes a benefit provided by the entity's performance as the entity performs. For some types of performance obligations, the assessment of whether a customer receives the benefit of an entity's performance as the entity performs and simultaneously consumes the benefits as they are received will be straightforward. Examples include routine or recurring services such as a cleaning service in which the receipt and simultaneous consumption by the customer of the benefits of the entity's performance can be readily identified. For other types of performance obligations, an entity may not be able to readily identify whether a customer simultaneously receives and consumes the benefit from the entity's performance as the entity performs. ठीक है, in those circumstances, a performance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity would not need to substantially reperform the work that the entity has completed to date if that other entity was to fulfill remaining performance obligation to the customer. अब ये क्या चीजें लिखी हैं देखें। सबसे पहली बात, रूटीन और रिकरिंग सर्विसेज का बेनिफिट साइमल्टेनियसली कंज्यूम होता है। पहला पॉइंट आपने याद रखने का क्या है, जो रूटीन और रिकरिंग सर्विसेज हैं जिसमें कस्टमर साइमल्टेनियस कंजम्पशन करता है, वो क्राइटेरिया वन को फुलफिल करती है। कुछ केसेस में जहां एंटिटी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, वहां ये देख ले कि क्या हम जो कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, अगर हम बीच में चले जाते हैं तो क्या कस्टमर को किसी और को हायर करके रीपरफॉर्म करवानी पड़ेंगी या नहीं। जैसे यहाँ पर लॉयर की एग्जांपल लिखी हुई है। अच्छा, अब लॉयर क्या करता है, वो कस्टमर का केस लड़ता है अगर, और लॉयर के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। कस्टमर को लॉयर का काम पसंद नहीं है, उसने लॉयर को निकाल दिया, क्या इसको नए लॉयर को हायर करके वो काम रीपरफॉर्म करवाना पड़ेगा या नहीं? अगर इसको रीपरफॉर्म करवाना पड़ेगा तो सर वो जो पिछला लॉयर सर्विसेज देके गया है, वो पिछला लॉयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं, वो एट अ पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा। और नया लॉयर भी देखेगा कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या अगले लॉयर को इसको रीपरफॉर्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको 2 मिनट तक रीड करें और बताएं कि इनका रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज होगा या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
अच्छा, पहले केस में तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये जो लीगल एडवाइस है ना, इस पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टू में लॉयर लॉयर अगर अपने पास ही डॉक्यूमेंट्स रखता है, और अगर लॉयर चेंज होने पर सर्विस को रीपरफॉर्म करना पड़ेगा दूसरे लॉयर को, तो उस केस में तो हमारे पास एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज होगा रेवेन्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और दूसरा लॉयर उसी चीज पे बिल्डअप करके अपना केस लड़ सकता है, तो उस केस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही है, कॉन्ट्रैक्ट टू में डिपेंड कर। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। Revenue is recognized over a period of time if the entity's performance creates or enhances an asset, for example, work in progress that the customer controls as the asset is created or enhanced. In determining whether the customer controls an asset as it is created or enhanced, an entity shall evaluate the indicators for transfer of control. The asset that is being created or enhanced, for example, a work in progress asset, could be either tangible or intangible. Consider the following two contracts. अब इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स में मुझे बताएं कि कौन सा एट अ पॉइंट इन टाइम होगा, कौन सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। अच्छा, वन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो हम एसेट बना रहे हैं वो कस्टमर कंट्रोल कर रहे हैं, कस्टमर के अकाउंटिंग सिस्टम में हम डाल रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्योंकि जो मेरा इंडिकेटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो कि डिलीवरी है या फिजिकल पोजीशन है, वो एट अ पॉइंट इन टाइम होगी। ठीक है, दैट्स गुड आइडेंटिफिकेशन। क्राइटेरिया थ्री, revenue is recognized over a period of time if the entity's performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date. An asset created by an entity's performance does not have an alternative use to an entity if the entity is either restricted contractually, मैंने बोला था contractually restricted हो during the creation or enhancement of the asset, or limited practically from readily directing the asset in its completed state for another use. यानी कॉन्ट्रेक्चुअली भी इसको कहीं और डायरेक्ट ना कर सके और प्रैक्टिकली भी इसको कहीं और डायरेक्ट ना कर सके। ठीक है, एन एंटिटी शैल कंसीडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एनी लॉस that apply to the contract when evaluating whether it has an enforceable right to payment for performance completed to date. The right to payment for performance completed to date does not need to be for a fixed amount. However, at all times throughout the duration of the contract, the entity must be entitled to an amount that at least compensates the entity for performance completed to date if the contract is terminated by the customer or another party for reasons other than the entity's failure to perform as promised. यानी राइट टू पेमेंट में अगर कस्टमर बीच में, इस केस में दोनों कंडीशन जरूरी। एक ऑल्टरनेटिव यूज वाली, ऑल्टरनेटिव यूज में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रैक्टिकली रेस्ट्रिक्टेड हो या तो कॉन्ट्रेक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड हो। ऑल्टरनेटिव यूज के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उस ऑल्टरनेटिव यूज के साथ एक कंडीशन मौजूद होना जरूरी है, दैट इज राइट टू पेमेंट। ठीक है जनाब। मुजामिल ज्वाइन कर रहे हैं? इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तीसरी कंडीशन का बताएं। ईमेल आ रही है।
यार इसमें आपने सिर्फ एक मेन पॉइंट पकड़ना है और कुछ भी नहीं पकड़ना। आपने प्रॉफिट मार्जिन को देखो भी नहीं भाई, ये प्रॉफिट मार्जिन आपको कंफ्यूज करने के लिए। सॉरी, ये प्रॉफिट मार्जिन आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सर ओवर द पीरियड, तो अगर मैं एक बात करूं कि अगर मेरी पहली कंडीशन इन लीगल सर्विसेज में पूरी नहीं होती, तो उस सूरत में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एट अ पॉइंट इन टाइम रिकग्नाइज होगा। मैं तीसरी कंडीशन को भी देखूंगा। तो अब मैंने जो पिछला जवाब बताया था वो सिर्फ पिछली नॉलेज की हद तक था, लेकिन हम एडमिन इन लीगल सर्विसेज में नॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, क्योंकि कस्टमर हालांकि उसका साइमल्टेनियसली बेनिफिट कंज्यूम नहीं करता, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। और लॉयर्स नॉर्मली कस्टमर को बोलते हैं कि अगर तुम बीच में हमें हटाओगे तो हम तुम्हें चार्ज करेंगे उस अमाउंट पे, ठीक है, जितनी हमने सर्विस दे दी। तो उसमें पहला क्राइटेरिया मीट नहीं करता, लेकिन उसमें तीसरा क्राइटेरिया मीट कर जाता है। ठीक है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज होता है rapidly। थोड़ा समझ में आ रहा है? पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तीसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। क्लियर है भाई? तीनों में से कोई एक भी चल जाएगी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन में दोनों चीजें होना जरूरी है। उनमें से एक चीज में कोई भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है? तीनों में से कोई एक कंडीशन भी हो सकती है, तीसरी कंडीशन में दो कंडीशंस का एक साथ मौजूद होना जरूरी है, उनमें से एक कंडीशन में कोई एक भी चीज हो सकती है। ये पहली समझ में आ गई ना? चलें, अब ये जो सवाल है ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, मैं अभी मेरा कराची का सफर, और उस कराची के सफर में बहुत बिजी टाइम चल रहा है मेरा, तो मैं आप लोगों की क्लास जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। और मेरे पास अभी 22 तारीख है, ठीक है, और मेरे पास 2 दिन है, एक तो सैटरडे है कल का, और एक मंडे है, जिसमें आइडियली मेरा अगला पोर्शन भी मेरा पूरा हो जाएगा, अगला लेक्चर। ठीक है, इस टॉपिक में कुल 8 लेक्चर्स थे। ठीक है, उससे आपका FR 15 कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी लेक्चर पे सर हसन इंशाल्लाह आप लोगों को वो पूरा करवा देंगे। तो सर हसन भी अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, सो आई वोंट से कि मैं इनका कोई टॉपिक लूंगा, बट लेट्स सी कि उनका क्या मूड होता है। ठीक है, मेरा भी टारगेट यही है कि मैं FR 15 अभी टाइम पे कंप्लीट करवा दूं, और अगले हफ्ते शायद मैं वीकेंड में जाऊं भी उम्रा या करने या मदीने, तो मैं अगले हफ्ते से पहले ही ले लें सर कोई एक और। अच्छा, अगर आप लोग का 15 जनवरी तक सिलेबस है तो मैं कोई और ले सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। नेक्स्ट वीकेंड मेरा मदीने जाने का प्लान हो रहा है, तो इससे अगले हफ्ते शायद मैं कोई एक टॉपिक करा दूँ 2 लेक्चर्स में, आसान सा टॉपिक में ले लेता हूँ। ठीक है सर, मैं कोड ऑफ एथिक्स या कोई ऐसा लेक्चर ले लेता हूँ जो आप लोगों को समझ में भी आए, और जिसको मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली समझा भी सकूँ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यार सर हसन वो ज्यादा अच्छे से समझाएंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। असल में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मेरा एक्सपीरियंस के साथ रहा नहीं है। मैं प्रैक्टिस में जो मेजर स्टैंडर्ड्स होते हैं IFRS 16, 9 और 15, उनके साथ में प्रैक्टिस में हूँ। अब उसमें से भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक अंडरटेक किया, बाकी सर हसन ने आप लोगों को कवर करवा दिए।
और कंसोलिडेशन भी माशाल्लाह आप लोग की पूरी हो गई है, जिससे आप लोग का मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कवर हो गया है। यानी अब आप बिल्कुल, अगर आप फॉर एग्जांपल 15 वे में कंप्लीट करवा देता हूँ, यू विल बी 90% और 85% कंप्लीट। फिर हम लोग कोड ऑफ एथिक्स पे अगर पढ़ लेंगे तो वो 5% भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सो द क्लास इज ऑफ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। हम लोग कल से लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे।